और आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम इतिहास लिख सकता है। सवाल सीधा है, ईरान जंग के बाद दुनिया का अगला किंग कौन होगा? क्या अमेरिका अपने सुपर पावर की बादशाहत बचा पाएगा और या फिर नई ताकतें उभर कर दुनिया का समीकरण बदल देंगी? कहा जाता है कि इतिहास उसी का होता है जो युद्ध जीत कर निकलता है, लेकिन आज का वर्ल्ड ऑर्डर पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में उलझा है तो दूसरी तरफ अमेरिका कई मोर्चों पर सक्रिय है और अब ईरान के साथ टकराव ने हालात और ज्यादा गंभीर बना दिए हैं। इसी बीच चीन एक ऐसा खिलाड़ी बनकर उभरा है जिसने पिछले दशकों में सीधी जंग नहीं लड़ी, लेकिन आर्थिक और तकनीकी ताकत के दम पर दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। सवाल यह भी है कि क्या बिना युद्ध के कोई देश सिकंदर बन सकता है या फिर असली ताकत वही जो मैदान जंग में साबित हो? इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा था, लेकिन अब वही मॉडल बदलता नजर आ रहा है। क्या ईरान के साथ टकराव अमेरिका की ताकत को चुनौती देगा? क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया की अगुवाई करेगा और या फिर कोई तीसरी ताकत उभर कर सबको चौंका देगी? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताएंगे कि आने वाले समय में दुनिया की सत्ता आखिरकार किसके हाथ में जाएगी। क्योंकि जो स्थिति फिलहाल यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, वहां पर तमाम देश अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पर ये जो मॉडल है वो अब जाकर कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे खबर क्या है, उसके बाद तमाम जो ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी भविष्यवाणी आने वाले समय में, आने वाले सालों के लिए क्या कुछ कह रही है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ईरान जंग तय करेगा कि आखिरकार अगला सुपर पावर कौन होने वाला है। तो सुपर पावर की दौड़ में कई देश सामने निकल कर आ रहे हैं, साथ ही अमेरिका की ताकत पर अब सवाल उठने लगे हैं। और इसके बाद ही चीन यहां पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। चीन बड़ा दावेदार इस जंग के बीच में या वैश्विक स्तर पर जो स्थिति है उसके बीच में बड़ा दावेदार यहां पर उभर कर नजर आया है। रूस पहले से युद्ध में उलझा हुआ है और यूएस की जो राह है वो अब कहीं ना कहीं कठिन नजर आ रही है और दुनिया के अगले किंग पर सबकी पैनी नजर अब बनी हुई है। दुनिया का अगला किंग कौन होगा, कौन सुपर पावर होगा, इस पर आज बातचीत करेंगे। तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान जंग तय करेगा कि अगला सुपर पावर कौन होने वाला है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में आचार्य राज मिश्रा ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ेंगे, आचार्य चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। और आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अगला सुप्रीम लीडर कौन होने वाला है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला, सबसे पहले मैं आपके पास आने वाली हूं। तमाम जो स्थिति दिख रही है अभी, ईरान जंग जारी है, रूस दूसरी जगह पर व्यस्त है, अमेरिका अपने आप में ही उलझता हुआ नजर आ रहा है। कौन इस स्थिति के बीच उभरता हुआ देश नजर आ रहा है सुप्रीम पावर की ओर? नमस्कार, राधे राधे सभी को। देखिए, सर्वप्रथम तो विश्व में शांति हो ऐसी हम कामना करते हैं, परंतु जहां आपका प्रश्न है उसके अनुसार देखा जाए तो अगर भारत की कुंडली देखी जाए, भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में 5 ग्रहों का सूर्य शनि शुक्र बुध चंद्र की युति है जो है एक मजबूत स्थिति बनाती है। और इस समय जो स्थिति चल रही है उस स्थिति के अनुसार तो देखा जाए भारत और चीन और रूस, ये 3 देशों की तरफ ही सबकी नजर है। तो भारत की जो कुंडली है, भारत की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो बड़ी मजबूत स्थिति है और विश्व गुरु बनने की एक जो कहा गया कि विश्व गुरु हमारा देश बनेगा, उस हिसाब से देखा जाए तो कुंडली इस समय जो भारत की है वो बहुत मजबूत स्थिति पे है। तो इस समय जो जैसे बृहस्पति इनके भारत की कुंडली में 6ठे भाव पे है स्थित है, जो एक थोड़ा सा कमजोर स्थिति पे को पैदा करता है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट है। अन्यथा अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति मजबूत है और आने वाले समय में जो बृहस्पति गोचर करेंगे कर्क लग्न पे और उच्च के जाएंगे 2 जून के बाद, तो वो स्थिति भी कहीं ना कहीं एक फायदेमंद है भारत के लिए। तो संकेत कुछ थोड़ा सा भारत के लिए अच्छे हैं,
मैं तो भारत के लिए ही कहूंगा कि भारत के संकेत आगे आने वाले समय में अच्छे हैं। ठीक है। आचार्य राज मिश्रा जी, आपकी क्या एनालिसिस है और ग्रह नक्षत्र के आधार पर कौन सा देश उभरता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी दृष्टि से देखा जाए, मैं 2-3 चीजों की बात करूंगा इस समय पर। कौन सा देश उभर करके आएगा या कौन सा देश आगे जाकर के लीड करेगा, अगर हम इस डिटेल को देख पाए तो मैं 2 कंट्री को कह सकता हूं कि जो 9 वर्ष जगत प्रवेश की इस बार कुंडली बनी थी, उस कुंडली के अकॉर्डिंग सिंह लग्न की इस बार 9 वर्ष प्रवेश की जो कुंडली बनी है, वो सिंह लग्न की कुंडली इस बार बनी है। और उसमें साउथ का क्षेत्र यानी जो 10th हाउस रहा है, वहां पर बृहस्पति उस टाइम पर स्थापित हुए हैं। बृहस्पति की परिस्थिति रही है मिथुन लग्न, मिथुन राशि के अंतर्गत भी बृहस्पति ने गोचर किया है। इस प्रकार की परिस्थिति रही है 9 वर्ष प्रवेश के अंतर्गत। मेरे दृष्टि से, क्योंकि भारत की मंगल की महादशा चल रही है और भारत इस टाइम एक स्ट्रांग पोजीशन में है, राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु भारतीय दृष्टि से उच्चस्थ प्लैनेट है। राहु जाकर के बैठे हैं भारत के लग्न के अंतर्गत, उच्चस्थ प्लैनेट हैं, और राहु इस टाइम भारत के लिए जो गोचर कर रहे हैं वो 10th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। उनकी परिस्थिति एक स्ट्रांग परिस्थिति है। और राहु जब वक्री भी होंगे, दिसंबर 2000 राशि चेंज करेंगे दिसंबर 2026 के अंतर्गत, तो वो चेंज होकर के 9th हाउस के अंतर्गत आएंगे। मैं ये कह सकता हूं और मैं बार बार इस शब्द को पूरी तरीके से कहता रहा हूं कि जो युद्ध की परिस्थिति चल रही है, उस युद्ध में भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। भारत निर्णायक भूमिका में आकर के इस युद्ध को रुकवाने के लिए सबसे बड़ा काम करेगा। अगर विश्व में शांति लाने में कोई कंट्री कामयाब हो सकती है तो वो भारत ही हो सकता है, अदर कोई कंट्री नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, हम मीडिएटर बनेंगे, हम ये करेंगे। ईरान ने क्लियरली उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में बात ही नहीं करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के थ्रू बात ही नहीं करना चाहते। तो स्पेशली डिनाई कर दिया गया है। चाइना इस बीच में कूदने को तैयार नहीं है। तो विश्व में शांति लाने के लिए भारत के अलावा कोई और देश नहीं हो सकता है, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन अगर मैं आगे आने वाले समय में इस चीज की बात करूं कि कौन सा देश ऐसा होगा जो पूरे विश्व को लीड करने के लिए तैयार होगा, मेरे हिसाब से चाइना उसमें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और चाइना अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाएगा। खैर, अगर देखा जाए, भारत को कम करके आंक नहीं रहा हूं। भारत की भूमिका विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा होगी। भारत एक लीडर के तौर पर आएगा, लेकिन मैं चाइना को सर्वोच्च पोजीशन पर देख रहा हूं। चाइना विश्व को लीड करने में सबसे बेहतरीन रास्ते पर आगे जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन मुझे नजर आ रही है, जो मैं प्लैनेटरी पोजीशन देख पा रहा हूं। हाँ, भारत, क्योंकि भारत की मंगल की जो महादशा है, मंगल भारत के लिए 7th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। भारत की जो अंतरकलह है वो भारत को काफी कुछ कमजोर करती है। भारत अगर अपने अंतरकलह से बाहर निकल जाए तो फिर भारत के लिए विश्व को लीड करना बहुत आसान है और भारत शायद सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली कंट्री होगी। बट मैं अभी तक यहां पर अगर देखूं तो मैं चाइना को देख पा रहा हूं। ठीक है राज मिश्रा जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चाइना उभरता हुआ नजर आ रहा है आपको सुप्रीम पावर के रूप में, तो एक और आज जानकारी बड़ी सामने आई थी कि जापान की बात करें, जापान परमाणु वॉरहेड बनाने में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा चाइना के द्वारा दावा किया गया था कि 44 टन प्लूटोनियम जो है वो वहां पर पाया गया था, जिससे परमाणु जो हथियार है वो बनाया जा सकता है, परमाणु केंद्र है वो बनाया जा सकता है। एटॉमिक पावर का केंद्र यहाँ पर जापान बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद जब वहां पर त्रासदी हुई थी। तो जापान एशियन कंट्रीज में उभरता हुआ आगे नजर आ रहा है और चाइना को कहीं ना कहीं थ्रेट है। तो एशियन कंट्रीज की बात करें तो क्या उन्हीं में से कोई सुप्रीम पावर आगे निकल कर आएगा? देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से एशियन कंट्रीज के लिए ही है। जो आने वाला समय, जो एक बेहतर रास्ता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, वो एशियन कंट्रीज के लिए ही आ रहा है। मैंने जापान की उस न्यूज को, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मेरा पूरा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शन हो सकता है चारू जी, मैं उसी बेस पर बात कर रहा हूं, मैंने बाकी न्यूज को फॉलो नहीं किया है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मैं अगर इस परिस्थिति में देखूं कि मैं सुपर पावर में हर एक एस्पेक्ट उठा करके देखूं कि फाइनेंशियली सुपर पावर कौन बनता हुआ दिख रहा है या बाकी चीजों की तरफ से कौन दिख रहा है, तो मुझे वहां पर चाइना दिख रहा है। बट हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे जो प्रगति के जो रास्ते हैं
उसमें एशियन कंट्रीज ही प्रगति के रास्ते पर आने वाली हैं और यही एक सुपर पावर के रूप में निकल करके आए या एक विश्व को लीड करने के लिए तैयार हो, तो उसमें एशिया की ही परिस्थिति सबसे स्ट्रांग दिख रही है। मैंने अपने जब पहले मैं इस वर्ष के स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन कर रहा था तो मैंने इस शब्द को बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि आने वाले समय में इंडिया और सऊदीया एक नई डील करेंगे और उस डील को हम सब लोगों ने देखा था। तो इंडिया विश्व को शांति में, अगर पूरे विश्व किसी शांति की प्रक्रिया में देखेगा तो भारत उसमें सबसे आगे निकल करके आएगा। लेकिन अगर मैं हथियार की परिस्थिति के अंतर्गत देखूं, अगर मैं वेल्थ की परिस्थिति के अंतर्गत देखता हूं, या मैं एक आने वाले समय में एक अच्छे पावर के रूप में, तो मैं उसमें चाइना को देखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, भारत इस पर काम करे और हम बेहतर काम करेंगे। हमारे भारतीय पावरफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मेहनत करें तो हम उनसे बहुत स्पीड से आगे निकल सकते हैं। लेकिन जस्ट क्योंकि हमारी अंतर्कलह इतना ज्यादा है कि हम शायद उस पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं, हम अपने प्रगति पर कम ध्यान दे पाते हैं। तो मुझे लगता है अगर भारत उस प्रगति पर ध्यान देगा बेहतर होगा। बट अभी तक अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन देखूं, आपने कहा कि क्या हाँ एशिया इस विषय पर आगे निकल सकता है, तो मैं एशियन कंट्रीज को ये कह सकता हूं कि अगर जिस प्रकार की परिस्थितियां प्लैनेटरी जो पोजीशंस दिख रही हैं, उसमें एशियन कंट्रीज ही लीड करने वाली कंडीशन में आगे आ रही हैं। चाहे आप परमाणु की बात कर रही हैं, जापान की बात कर रही हैं, या मैं अगर फाइनेंस की कंडीशन में देखूं तो इंडिया और चाइना को, दोनों को आगे बढ़ते हुए देख पा रहा हूं। आने वाले समय में दोनों की स्पीड बेहतर देख पा रहा हूं। खैर, अभी आप लोग देख रहे हैं कि हाँ ठीक है कि रुपए का कुछ भाव नीचे ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति हुई है, लेकिन आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग होगी। आने वाले समय में भारत की पावर भी स्ट्रांग होगी। आने वाले समय में भारत का लोहा विश्व को मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब राहु की जो दशा है वो चलेगी भारत की, उसका बृहस्पति की जो अंतर्दशा है वो राहु की अंतर्दशा चलेगी, फिर बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी, और ये दोनों पोजीशन बेहतर है। और उसके बाद 2028 में जैसे ही शनि की अंतर्दशा आएगी, शनि उस समय पर जो शनि की पोजीशन होने वाली है वो, क्योंकि धीरे धीरे करके वो मेष से वृष की तरफ प्रवेश करेंगे। भारत के लिए शनि 9th और 10th के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। वो भारत के एक स्पीड का समय होगा। तो मैं आफ्टर 2028 की जो परिस्थिति देख रहा हूं, उसमें भारत को एक बहुत स्पीड से आगे जाते हुए देख पा रहा हूं। तो यश, आपका जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग एशियन कंट्रीज ही आगे जाकर के सुपर पावर के रूप में काम करें और विश्व को लीड करें, इस प्रकार की कंडीशन है जी। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी, आपका भी यही कहना था कि भारत विश्व गुरु उभर कर निकलेगा, विश्व गुरु बनेगा, आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। कौन कौन सी चीजें मददगार साबित होंगी इस पूरी राह में, इस पूरी जर्नी में, और कौन कौन से ग्रह हैं जो महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे? देखिए, इस समय वर्तमान स्थिति पहले तो देखें हम। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा युद्ध की स्थितियां भयावह हो रही हैं। अच्छा देखिए, मेन तो ये बात है कि इस वर्ष, ये वर्ष जो चालू हुआ है हमारा 2026 का, अगर 2026 का वर्ष देखा जाए तो रौद्र नाम का संवत्सर और मंगल राहु की युति, ये सारी चीजें बड़ी थोड़ा सा भयावह रही। इस बार जो है अधिक मास भी पड़ रहा है इस वर्ष में। और अभी जो युद्ध की में वर्तमान स्थिति जो चल रही है, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो नया ये आएगा, इसमें मलमास जो आएगा, अधिक मास, इस अधिक मास के अंतर्गत प्रथम ज्येष्ठ में ही देखें तो 5 शनिवार एक मंथ में पड़ रहे हैं। प्रथम एक मास में यदि 5 शनिवार पड़े तो कहा गया है, शास्त्रोक्त कहा गया है, शनिवारा यदा पंचो पाताले कंपते फणि ईशान देश भंगश्चो वन्यदाहो महारघता। अर्थात आधुनिक शास्त्रों की होड़ बढ़ती जाएगी। नया देश परमाणु शक्ति से संपन्न होने की घोषणा भी कर सकता है। विकसित देश छोटे देशों पर प्रभाव जमाने का प्रयास करेंगे। मिडिल ईस्ट, पूर्वी एशिया के देशों में युद्ध की आग विकराल रूप धारण करेगी। ये सारी चीजें, ये जो चीजें चल भी रही हैं, कोई ऐसा भी देश उभर करके आएगा ऐसा कोई देश आएगा जो तानाशाह बड़े देशों पर के ऊपर घातक हथियारों का प्रयोग भी कर सकता है। अर्थात ये जो युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध की स्थिति अभी थोड़ा सा खींचेगी। और इस युद्ध की स्थिति को खींचने के बाद आप देखो, अभी कुछ देश हैं जैसे जो शांत बैठे हैं, वो केवल एक चारों तरफ से देख रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
वो अपने अपनी स्थिति को अभी जमाए बैठे हैं। हर कोई एक इंतजार में है कि किस समय कौन सा सही समय होगा जिस समय हम यहाँ प्रवेश करें। अब इसमें जहां आपका जो प्रश्न था, तो उसमें भारत की जो जैसे कुंडली, अभी आचार्य जी ने भी उसका बताया, उसी हिसाब से भारत की कुंडली का देखा जाए तो भारत की कुंडली में मंगल की दशा, अंतर दशा, इस प्रकार जो चल रही हैं, वो स्थिति थोड़ा सा जो है अभी भारत के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा अभी स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी। लेकिन जो आगामी समय रहेगा, मंगल की महादशा और कुछ चुनौतीपूर्ण गोचरों के कारण यह समय राजनीतिक और आर्थिक रूप से परीक्षा की घड़ी हो सकता है। लेकिन भविष्य की बात कहें तो जो इस गणना के अनुसार इस चुनौती के बाद भी भारत का भविष्य उज्जवल है और यह एक महाशक्ति के रूप में उभरने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ रही है और वो होगा भी। जी ठीक है। राज मिश्रा जी, बात करते हैं अब ईरान जंग से जुड़ी चीज़ों की, तमाम बातों की। अमेरिका अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो खोता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले अपने बयानबाजियों के द्वारा, जो उल जुलूल बातें और हर दिन जो अपने बयान बदलते हैं, साथ ही जो अंतर कला है वो भी अब देखने को मिल रही है। साथ ही उनके देश की अगर बात करें तो तमाम जो जनता है वो भी उनके अगेंस्ट, विपरीत, उनके विरोध में जाती हुई नजर आ रही है। अमेरिका कैसे कमजोर पड़ सकता है, या फिर अगर बात करें ट्रंप की तो आने वाले जो इलेक्शन है क्या तब सरकार बदलती है, क्या तब कोई बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है जियोपॉलिटिकल बेस पे? जी अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को लेकर के बात करूं या परिस्थिति की बात करूं कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है, मैंने कल भी इस पर जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म हुआ है वो सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जन्म राशि है कुंडली के अंतर्गत देखा जाए वो वृश्चिक राशि है, सिंह लग्न के अंतर्गत, क्योंकि उनका जन्म हुआ है और उसके साथ जो उनकी राशि है वो कुंडली के अंतर्गत वृश्चिक राशि है। प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि गुरु की दशा से गुजर रहे हैं और जो अंतर दशा चल रही है वो अभी शुक्र की चल रही है। शुक्र क्योंकि 10th हाउस के स्वामी हैं और शुक्र बैठे 12th हाउस में हैं और 12th हाउस में भी शनि के साथ जाकर के बैठे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो उन्हीं के लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएं, इस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है। जब बृहस्पति, जिसकी की अंतरदशा चल रही है, जो महादशा चल रही है, जब बृहस्पति 12th हाउस के अंतर्गत प्रवेश करेंगे जून के महीने में, 1 जून को, और उसके साथ जब वहीं पर शुक्र जो कि ऑलरेडी बैठे हैं, जो अंतरदशा के स्वामी हैं, जो कि 10th हाउस में इनके राज्य सत्ता के हाउस के स्वामी हैं, इन दोनों का जब 12th हाउस के अंतर्गत दशानाथ का प्रवेश होगा तो जून से लेकर के जो अक्टूबर का समय होगा वो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की सत्ता के लिए बहुत डेंजरस टाइम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि उनको उनके पद से हटाने के लिए कोई बहाना बना करके, कोई नियम बना करके, कुछ करके, उनके स्वास्थ्य का हवाला दे करके, कुछ भी करके उनको पद से हटा करके किसी और को उस पद पर लेकर के आने का प्रयास किया जाए। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए, जो कुंडली मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, जो डिटेल्स मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है, उस डिटेल के अकॉर्डिंग बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करते ही, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा है और उसके साथ साथ क्योंकि राहु और सूर्य उनके 10th हाउस में आकर के बैठे हैं, सत्ता में रहते हुए बड़े आरोप, बड़े लांछन के कारण उनको अपने पद को छोड़ना पड़े, उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हो जाए और जो खुद की पार्टी है वो उनके विद्रोह में उतर आए, वहां की पब्लिक उनके विद्रोह में उतर करके आए, इसके कारण उनको अपने पद से जाना पड़े। इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। अभी तक जो अंतरकलह है वो हम सब लोग देख रहे हैं। अभी मैं यूएस की पब्लिक उनके अगेंस्ट है ऐसा नहीं कहूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। अभी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वहां की जनरली जो पब्लिक है, 60 से 70% पब्लिक जो अमेरिकन बॉर्न है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में पूरी तरीके से नजर आ रही है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन और अगर कोई यूएस में बैठे हुए लोग देख रहे हैं तो मेरी बात को कंफर्म करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति चेंज होंगे, 12th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, कोई भी कंडीशन बन जाए, 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस है, अपने हेल्थ प्रॉब्लम के कारण या हॉस्पिटलाइज हो जाए या कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण उनको अपना पद इत्यादि छोड़ना पड़े, ये कंडीशन डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो
ये युद्ध बिना किसी निर्णय के खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म कर पाए या पूरी तरीके से अपना प्रभाव जमा पाए, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। विदाउट किसी परिणाम के ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये कंडीशन है। जी ठीक है चंद्रमणि जी, ये युद्ध अगर खत्म होता है या किसी भी तरीके से विराम इस पर लगता है आने वाले समय में, और सभी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, लेकिन जैसे ही खत्म होगा ईरान किस स्थिति में नजर आएगा इस युद्ध के बाद? देखिए, अगर अभी देखा जाए तो मैंने अभी कुछ दिनों का विवरण दिया कि इसमें ज्येष्ठ मास में 5 शनिवार का आ रहा है। वहीं अगर आगे देखा जाए तो 2 जून से बृहस्पति भी चेंज हो रहे हैं, और इस जून के महीने में इस मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो शास्त्रोक्त एक और है कि हर किसी भी महीने में जो 5 बार पढ़ते हैं ना, तो उनका भी अलग अलग वो जो है अलग अलग उसका फल होता है। अब इस मास में देखा जाए सोमस्य पंचवारस्य यत्र मासे भवन्ति ही, अर्थात धन धान्यम समृद्धि स्यात् सुखम भवति सर्वदा। तो अगर इस 2 जून के बाद देखा जाए तो 5 सोमवार वाला महीना आ रहा है, और इसमें जो है युद्ध विराम की स्थिति हो सकती है। ठीक है, इसके अनुसार देखा जाए तो अगर ईरान की स्थिति तो सबके सामने इसमें कहने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी ईरान की स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, और ईरान को उभरने में भी समय लगेगा। आपको चंद्रमणि जी और आचार्य राज मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये भविष्यवाणी आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये बताने के लिए कि कौन अगला सुप्रीम पावर बनकर उभरेगा, ये आने वाले सालों में पता चलेगा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Presented by पेट सफा आयुर्वेद